जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम राजीव शर्मा एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन। बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम फिर से करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपको इस समय पर दिखाई दे रहा होगा दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी आईजीआई, जो भारत का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और सबसे प्रमुख बात यह भारत की राजधानी यानी कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली में सिचुएटेड है। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एयरपोर्ट के बारे में? आज की जो खबर आई है वो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकती है दैट इज इंडिया का सबसे पहला एयरपोर्ट बना है जिसे वाटर पॉजिटिव स्टेटस दिया गया है, यानी कि जल सकारात्मकता का दर्जा दिया गया है। वाटर पॉजिटिव स्टेटस होता क्या है? बेसिकली किसी संस्था यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइडर हो, उसे दिया जा सकता है। तो इसका बेसिक प्लान क्या होता है, बेसिक आइडिया क्या होता है कि आईजीआई एयरपोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटस हासिल किया है बाय शोइंग सम ऑफ इट्स एलिजिबिलिटी फॉर द वाटर कंजर्वेशन। जैसे इंटरनेशनल जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है इंडिया का दिल्ली में सिचुएटेड, उसका सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ये हुआ है कि एक साल के अंदर ये जितना ज्यादा पानी अपने एग्जीक्यूशंस पर खर्च करता है, जो उसके वर्किंग एग्जीक्यूशंस है उस एयरपोर्ट पर, उनके लिए जितना पानी एक साल में खर्च करता है उससे ज्यादा क्वांटिटी में उस पानी को रिप्लेनिश करता है। मतलब कहने का है कि वो पुनर्भरण करता है, पुनर्भरण करता है मतलब उसको फिर से रिस्टोर कर लेता है। तो अपनी रिस्टोरेशन कैपेसिटीज और इस अचीवमेंट के कारण इसको स्टेटस दिया गया है। मतलब जल बचाओ या जल संरक्षण के अंतर्गत इसने एक इंपॉर्टेंट स्टेटस अचीव किया है। It is one of those institutions in India which is working in a leading position for the conservation of water resources। यानी जल स्रोतों के संरक्षण के संबंध में एक प्रमुख प्राथमिक काम करने वाली संस्थाओं में शामिल हो गया है। इस वजह से जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे क्या स्टेटस दिया गया है? वाटर पॉजिटिव स्टेटस दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। यह भारत का ऐसा एक प्रमुख एयरपोर्ट माना जाता है जिसके बारे में अगर बात करें तो इस पर सालाना तकरीबन 40 मिलियन, कितने 40 मिलियन पैसेंजर्स का लोड होता है। 40 मिलियन पैसेंजर्स का मतलब होता है 4 करोड़ पैसेंजर्स, यानी कि भारत से सालाना यात्रा करने वाले तकरीबन 4 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट से आते हैं। तो आप समझ सकते हो एक साल में 4 करोड़ यात्रियों के लिए कितनी बड़ी मात्रा में जल का उपयोग किया जाता होगा। इसी स्थिति में बाय यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, बाय यूजिंग द रीयूज ऑफ वाटर टेक्निक्स, इन्होंने अपनी जल को रिकंजर्व करने का एक अच्छा तकनीकी बोल सकते हो स्टैंडर्ड सेट किया है दुनिया के सामने। दैट इज अ लीडिंग स्टैंडर्ड और इसके लिए इन्हें स्टेटस मिलना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज पंच ज्योति। ये एक फाइनेंशियल मैटर है जो आपके सामने आ रहा है और दैट इज रिलेटेड टू आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो सेंट्रल बैंक है इसे बैंक ऑफ बैंक्स भी कहते हैं। क्या आरबीआई ने इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए यानी वित्तीय समावेशन को प्रमोट करने के लिए एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, एक नया ऑब्जेक्टिव लॉन्च किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है पंच ज्योति कैंपेन। अब इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? पहले तो आप उसमें ये समझें कि ये सर वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। जिन लोगों को नहीं पता और वेरी बेसिक पर है उनको मैं पहले समझा देता हूं कि ये फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होता क्या है। इसमें दो शब्द आते हैं, एक फाइनेंशियल आप समझ सकते हो जो कि आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। सीधे सीधे बातों में या सीधे सीधे शब्दों में बात कहूं तो फाइनेंशियल का मतलब आप जो भी समझते हैं रुपया पैसे से होता है। सही मायनों में ये नहीं है, वो आपकी आय और व्यय के संतुलन को कहते हैं। दैट मींस इट इज द बैलेंस ऑफ योर इनकम एंड योर एक्सपेंडिचर, लेकिन आप रुपए पैसों से समझ लीजिए, ठीक है। तो वित्तीय तो आप सभी लोग जानते होंगे फाइनेंशियल वर्ड, और जो इंटीग्रेशन होता है उसका मतलब होता है उसको इंटीग्रेट करना है, नहीं जोड़ना। दो चीजों को इंटीग्रेट करना है, नहीं जोड़ना, राइट। जैसे मेरी एक उंगली है, ये एक उंगली है, मैंने इन दोनों को जोड़ा तो आई हैव इंटीग्रेटेड माय टू फिंगर्स। अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देता हूं मैं, है ना, लाइक ये अगर मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ करी और एक लाइन यहां से एक और ऐसे ड्रॉ कर दी तो ये इंटीग्रेशन लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टू लाइंस माना जाएगा। तो मतलब दो लाइंस का इंटीग्रेशन किया। कुल मिलाकर इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ना, है ना, समावेशन करना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल इंटीग्रेशन ही है एक तरीके का जिसमें हम समावेशन कर रहे हैं किसका, कि सर जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इंडिया में मिलने वाली, फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी होती हैं जो इंडिया में मिलती हैं? बैंकिंग ऑपरेशंस जितने भी हैं, जैसे बैंकों में पैसा डिपॉजिट करना, बैंकों से पैसा विड्रॉ करना, एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स को अवेल करवाना, या बैंकों में लॉकर फैसिलिटीज को अवेल करवाना, या बैंकों द्वारा दी जाने वाली कोई भी सुविधा। भारत में चाहे वो ज्योग्राफिकल स्टैंडर्ड्स पर डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो जेंडर स्टैंडर्ड्स पर या जेंडर बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो आपके पॉवर्टी और आपकी रिचनेस, कहने का मतलब है आपके इकोनॉमिकल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो यानी आर्थिक आधार पर आपके विभाजन हो,
किसी भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो अमंग द पॉपुलेशन इन इंडिया, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया द बैंकिंग सर्विसेज, द फाइनेंशियल सर्विसेज मस्ट बी अवेल्ड कन्वीनियंटली, यानी कि सुगमता, बहुत आसानी के साथ देश के हर एक व्यक्ति जो किसी भी आधार पर विभाजित हो एक दूसरे से, उस तक वित्तीय सेवा सुनिश्चित करना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच शहर में है लेकिन गांव में नहीं है, तो गांव के लोगों को उसी आईसीआईसीआई बैंक के साथ बैंकिंग करने के लिए अपने गांव से चलकर शहर आना पड़ता है, तो ये तो गलत है। ऐसा हो कि आईसीआईसीआई बैंक का एक कियोस्क या फिर उसी की अपनी एक सब ब्रांच या कोई ब्रांच उस गांव में ही खुल जाए, या 5-6 गांव के लिए इजीली अप्रोचेबल एरिया में खुल जाए जो उनसे मैक्सिमम 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही हो, तो कितना अच्छा हो जाए। इसका मतलब उनको भी उस बैंक की सेवाओं को प्राप्त करने का सही अवसर मिलेगा। इसे हम कहते हैं वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी देश के सभी लोगों की बहुत सरल बैंकों तक पहुंच सुनिश्चित करना, राइट। टू क्या करना, टू मेक द सर्टेन रीच ऑफ ईच एंड एवरी पीपल ऑफ दिस नेशन टू द बैंकिंग सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसी को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने अपने 5 ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस ऑब्जेक्टिव को चुना है, क्योंकि ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसलिए इसको उन्होंने नाम दिया है पंच ज्योति। तो पंच ज्योति का रिलेशन किससे है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आप कहेंगे आरबीआई से। ये फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, ये एक नेशनल स्ट्रैटेजी है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। किसके लिए है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। इसका टारगेट ईयर होगा 2025 से 2030, यानी 2025 में इनिशिएट होकर के ये 2030 तक खत्म हो जाएगा भैया। क्लियर है, क्या कहता है ये, दिस स्ट्रेटेजी हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द आरबीआई टू फर्दर डीपन फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री, जिसमें आपके मेन पैरामीटर्स जो डिसाइड किए गए हैं 5, उनमें सबसे पहला यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, मतलब भारत के सभी लोगों को सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सली फाइनेंशियल सेवाओं तक, फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच मिले, रीच मिले। दूसरा, जेंडर सेंसिटिविटी एंड रेजिलियंस फोकस्ड इंक्लूजन, कहने का मतलब यह है कि लैंगिक आधार पर, मतलब जितना पुरुषों को अधिकार है उतना ही महिलाओं को है, तो महिलाओं के लिए स्पेशली बैंकिंग कियोस्क बनाना या बैंकिंग डेस्क तैयार करना और महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से ज्यादा जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ लाइवलीहुड स्किल डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल और एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका स्किल को डेवलप करते हुए यानी कौशल को बढ़ाते हुए किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा लाइवलीहुड यानी आजीविकाओं को बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार बना सकते हैं, क्या करके, कौशल को विकास करके, और उनको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूजन कर सकते हैं कौशल विकास और आजीविका का, कि कौशल विकास से रोजगार भी लोगों को इजीली मिले, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन बनाए रखने के लिए वित्तीय तौर पर लोगों को वित्तीय मामलों में शिक्षित करना। इससे 2 फायदे हैं, पहला, लोग फाइनेंशियल फ्रॉड करने से रुकेंगे और लोग फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसने से बचेंगे, मतलब किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके पास एक फाइनेंशियल एजुकेशन होगा, वो जानेंगे कि क्या कुछ कैसे होता है। आप अक्सर देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड साइबर लेवल पर बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं हमारे देश में, है ना। एंड देन स्ट्रेंथनिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यस, बैंकिंग संबंधी सेवाओं में, वित्तीय सेवाओं में उपभोक्ता जो हैं उनके हितों को संरक्षित करना, ग्रीवेंसेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवाएं मिलना, उनकी शिकायतों का तुरंत निपटारा करना आदि चीजें इसमें शामिल होंगी। बैंकिंग प्रोसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना, राइट। तो ये पंच ज्योति कैंपेन के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये 5 ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज तारागिरी फ्रिगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, नीलगिरी क्लास में प्रोजेक्ट 17A के अंदर, किसके अंदर, प्रोजेक्ट 17A के अंदर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम तारागिरी फ्रिगेट कह रहे हैं, राइट। ये हालिया तौर पर हम मतलब इंडियन नेवी को सौंपा गया है। तारागिरी फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। प्रोजेक्ट 17A क्या है उसके बारे में मैं आपको पहले कुछ बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है प्रोजेक्ट 17A। क्या है प्रोजेक्ट 17A? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया सबसे पहला जो शिप है वो शिप नीलगिरी है, आईएनएस नीलगिरी है, इसलिए इसे प्रोजेक्ट नीलगिरी भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट नीलगिरी क्या है तो आप बताओगे प्रोजेक्ट 17A ही प्रोजेक्ट नीलगिरी भी है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, यह प्रोजेक्ट 2019 में इनिशिएट किया गया था, हालांकि 2015 में भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी, लेकिन इसकी शुरुआत 2019 में की गई। इस प्रोजेक्ट में यह लक्ष्य रखा गया है कि भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए टू स्ट्रेंथन द इंडियन नेवल फोर्सेस 7 वॉरशिप्स तैयार किए जाएंगे, फ्रिगेट तैयार किए जाएंगे। 7 मिसाइल फ्रिगेट्स होंगे, यानी कि मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी वाले वॉरशिप्स, यानी कि युद्धक जहाज होंगे। ये फ्रिगेट छोटे श्रेणी के जहाज होते हैं जो आपके बैटलशिप से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, डिस्ट्रॉयर शिप से थोड़े से डिफरेंट होते हैं।
लेकिन ये अच्छी खासी स्पीड के साथ पानी में चल सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके ऊपर मिसाइल्स कैपेसिटीज होती हैं। तो जब नेवल वॉर्स होते हैं यानी नौसैनिक युद्धों में ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी देश की नौसेना की मजबूती का एक इंपॉर्टेंट कारण माने जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 7 जहाजों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 7 शिप्स विल बी प्रोवाइडेड टू इंडियन नेवी। ये जहाज 2 कंपनियों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। पहली जो कंपनी है वो है मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड, जिसका नाम एमडीएल भी है। ये है मझगांव डॉक या डॉकयार्ड शिप लिमिटेड या शिप बिल्डर्स लिमिटेड। और दूसरा है जीआरएसई। जीआरएसई के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब नेवल म्यूजियम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, राइट। सो मझगांव डॉक लिमिटेड या डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, राइट। इन दोनों के द्वारा बनाए जाने हैं। एमडीएल इसमें 4 जहाज बनाएगा, जीआरएसई इसमें 3 जहाज बनाएगा। इस तरह से टोटल 7 शिप्स विल बी फॉर्म्ड और डिजाइन्ड। सबसे पहला जहाज 2019 में भारतीय नौसेना को दिया गया था, आईएनएस नीलगिरी। इसलिए इस प्रोजेक्ट को नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है, नीलगिरी प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ये एमडीएल ने ही बनाया था, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। दूसरा उन्नत स्टेज पर है। उन्नत स्टेज पर है मतलब एडवांस लेवल पर है। ये तैयार होने वाला है, आईएनएस हिमगिरी, राइट। ये दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था, जीआरएसई बना रहा है। इसके अलावा आईएनएस उदयगिरी है, ये भी एडवांस स्टेज पर आ गया। आईएनएस दूनागिरी है, ये जीआरएसई बना रहा है। आईएनएस तारागिरी, ये भी एमडीएल द्वारा तैयार किया जा रहा है। फिर विंध्यगिरी है, जीआरएसई बना रहा है। और महेंद्रगिरी है, एमडीएल बना रहा है, यानी मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये 7 शिप्स आपको जो दिखाई दे रहे होंगे, आईएनएस हिमगिरी है, आईएनएस उदयगिरी है, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस विंध्यगिरी है और आईएनएस महेंद्रगिरी है, जिसमें हम तारागिरी की बात कर रहे हैं। तो ये 7 शिप्स के नाम याद रख लो, ज्यादा अच्छा है। प्रोजेक्ट 17A क्या है, कब लॉन्च हुआ? 2019 में लॉन्च हुआ। छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी 2 इंपॉर्टेंट कंपनियां इसमें शामिल है? इसमें जीआरएसई और एमडीएल शामिल है, राइट। चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, दैट इज पीएम विकास योजना। यह विरासत संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है और इस योजना को 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के साथ जोड़ दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आइडिया था कि भारत में जो 7 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, सॉरी 7 बोल रहा हूं मैं, जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स, जिनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय आ रहे हैं। उनसे जुड़े हुए वे लोग जो कलात्मक श्रेणी से आते हैं, आर्टिसन क्लास से आते हैं, जैसे गोल्ड स्मिथ हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, जैसे पॉटरी मेकर्स हो गए, जैसे कि गार्लैंड मेकर्स हो गए, या कि फिर स्टोन ब्रेकर्स हो गए, बार्बर हो गए, टाइप ऑफ वॉशरमैन हो गए, जैसे धोबी है, काश्तकार हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट शिल्पकार हैं, सुनार हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं। ये सभी लोगों के बारे में बात की जा रही है। ये जो इनके प्रोफेशन है वो धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की सोच ये थी कि अल्पसंख्यक समुदायों के ये लोग जो हैं, इन्हें वो पर्याप्त सुविधाएं और अवसर मिले कि इनकी ये जो प्रोफेशन है ये भारत की विरासत है। दीज आर दी हेरिटेजेस ऑफ इंडिया। सो हाउ वी विल और हाउ वी आर गोइंग टू कंजर्व दीज, हम कैसे इनको कंजर्व कर रहे हैं, उसके बारे में एक योजना दी गई ताकि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके, क्रेडिट स्कीम्स दी जा सके, इन्हें प्रोटेक्शन दिया जा सके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्हें प्रमोट किया जा सके, इन्हें एक मार्केट प्लेस दी जा सके ताकि उन्हें ग्रोथ मिले और वो अपनी इस विरासत को बचाने के लिए एक्साइटेड हो। इसी योजना को या इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पीएम विकास योजना की शुरुआत की गई। इसीलिए इसे विरासत संरक्षण योजना के नाम से भी जाना गया। और 17 सितंबर 2023 को इसे पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ जोड़ दिया गया। अब हालिया तौर पर योजना फिर से आपकी न्यूज में आई है, इसीलिए क्योंकि 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज के लिए जो ये योजना लाई गई है, इस योजना में हालिया तौर पर एंश्योरिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्पेशली बेस्ड ऑन द फीमेल्स, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर द वीमेन, महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा और महिलाओं के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत संरक्षण संबंधी सुविधाओं पर बात की गई है। यानी कि इसे जो फीमेल ओरिएंटेशन है इसमें उन्हें इंक्रीज किया जाएगा सो दैट द स्कीम कैन बी ओरिएंटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल एज वेल, ताकि महिलाओं को भी इसमें आगे आने का मौका मिल सके। बहुत सारे इसमें क्लासेस आते हैं, बुनकर क्लास आता है, बुनकर श्रेणी आती है, साड़ी बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। इन विरासतों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से संरक्षित करना जरूरी माना जा रहा है, तो इस वजह से इस योजना को शुरू किया गया। तो ये इंटीग्रेटेड योजना है जिसमें पीएम विकास और पीएम विश्वकर्मा दोनों शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके ओरिजिन की डेट अगर आपसे कोई पूछता है तो यू हैव टू टेल दैट 17 सितंबर 2023 ही इसके ओरिजिन की डेट है।
चलिए आज की क्लास में ये हमारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए अपने साथ साथ ताकि रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आए। डेली क्लास में हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।